नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिफ। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच की मांग पर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की तीनों सीटें जीतेगी बीजेपी, फेंका ऐसा तुर्क का इक्का, चारों खाने चित हुई टीएमसी। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की मांग पर भाजपा का हमला, कहा अलगाववाद का एजेंडा नहीं चलेगा। 2/3 बहुमत मिला तो बीजेपी कुछ भी कर सकती, पृथ्वीराज चौहान का बड़ा दावा। बारिश ने पूरे देश को रुलाया, दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कई लोगों की हुई मौत। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान, इजराइल ने खुफिया इंटेल देकर अमेरिका को भड़का, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी। अब समाचार विस्तार से। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। इस मुद्दे को लेकर कुल 3 याचिकाएं कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लगेंगी। इन याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से ट्रस्ट पर फॉरेंसिक ऑडिट कराने और मंदिर को मिल रहे दान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, बीजेपी की सरकार और आरएसएस के नेताओं के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। इसमें सभी लोग शामिल हैं। अगर ईमानदारी के साथ जांच होती तो इसमें पता नहीं कितने बड़े लोगों के नाम सामने आ जाते। नाम को बचाने की साजिश है। देखिए, राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी की सरकार और आरएसएस की नेताओं के बिना ये संभव नहीं है। इसमें सब शामिल हैं। अगर जांच ईमानदारी के साथ हो तो इसमें न जाने किन किन बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री जो सुबह शाम राम मंदिर का नाम लेते हैं, आज वहां डकैती पड़ रही है और प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। कारण यही है कि वहां पे वो लोग शामिल हैं डकैती के अंदर जो बहुत संभव है कि प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हों। चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एसआईटी नहीं है, नेताओं को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं बार बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इन चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा विधानसभा के मौजूदा संख्या बल को लेकर है। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरण वोटिंग तक बरकरार रहते हैं तो बीजेपी तीनों सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। निर्वाचन आयोग ने तीनों के इस्तीफे से खाली हुई 3 सीटों पर अलग अलग उपचुनाव कराने की घोषणा की। इन 3 सीटों पर चुनाव सामान्य चुनाव की तरह नहीं होंगे। वहीं आयोग के मुताबिक तीनों रिक्तियां अलग अलग मानी जाएंगी और हर सीट के लिए अलग अलग चुनाव होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 14 जुलाई है, जबकि मतदान 24 जुलाई को कराया जाएगा। टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती इसका अंदरूनी संकट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के भीतर बागी गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। पहले 80 में से 58 विधायकों ने बागी खेमे में नेताओं के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी, तो अब ये गुट करीब 65 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से देश के केंद्र में आ गई है। आगामी विरोध प्रदर्शन को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा इंडिया गठबंधन और स्थानीय नेताओं को लिखी गई चिट्ठी ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस कदम पर बीजेपी ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्षी खेमे की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि ये आंदोलन वाकई पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए है या फिर इसके पीछे अलगाव वाली पुरानी सुपरहुड की मंशा छिपी हुई है। क्योंकि जो लोग कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं वो चाहते हैं कश्मीर के हालात कभी ना सुधरें। आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मीर वाइज उमर फारूक का भी इसमें नाम है, कैसे देखते हैं? देखिए, स्टेटहुड के विषय में तो सारी क्लैरिटी पहले ही दे चुके हैं।
परंतु स्टेटहुड के नाम पे क्या सेपरेटहुड को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी है, जो पाकिस्तान की सुर से सुर मिलाते हैं कश्मीर के विषय पर, जो उनकी लाइन को एडवोकेट करते हैं, जो भारत का विभाजन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कश्मीर में परिस्थितियां कभी ना सुधरे, ऐसे लोगों के साथ भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और इंडिया अलायंस के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोध में क्या देश विरोध में उतर आए हैं। एक समय था कि पीपी पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी की राजनीति चलती थी, तिरंगा नहीं लहराता था लाल चौक में। 370 को कवर में गाड़ा तो वहां पे आरक्षण भी लागू हुआ, वहां पे संविधान भारत का लागू हुआ और तिरंगा लाल किले से लेकर लाल चौक तक लहराता है। और आज डीडी डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटाइजेशन की राजनीति चल रही है। तो क्या आप इसके विरोध में है क्या? तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को बताना पड़ेगा कि क्या वो स्टेटहुड के नाम पर सेपरेटहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी के संभावित 2/3 बहुमत को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बहुमत देश की राजनीति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चौहान का मानना है कि यदि बीजेपी को संसद में 2/3 बहुमत मिल जाता है तो वो अपनी राजनीतिक और वैचारिक प्राथमिकताओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अगर 2/3 बहुमत है तो कुछ भी किया जा सकता है। बीजेपी को 2029 के चुनाव को लेकर उन्हें भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कांग्रेस नेता के बयान पर कहा है कि अगर चौहान के पास ये जानकारी है तो मैं उनसे मिलूंगा, उनसे वो लिस्ट लूंगा और 6-7 सांसदों से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करने का आग्रह करूंगा, क्योंकि इसी में उनका भला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब को है तो मैं लीड करके उनको जाके मिलूंगा। वो यादी उनसे मेरे पास लेने के बाद मैं खुद जो कोई वो 6-7 एमपीज है उनको जाके विनती करूंगा कि आप एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में काम करें, इसमें ही आपका भला है। नहीं, अभी कांग्रेस का कोई सुनता भी नहीं है, कांग्रेस की हर जगह हार हो रही है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब बात आगे आ रही है। उनको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, सुनित्रा बहनी के नेतृत्व में अच्छी तरह से महाराष्ट्र आगे जा रहा है। चलो। वहीं असम में यूसीसी पर जारी बयानबाजी के दौरान अब एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि इससे कुछ नहीं होगा। जो लोग इसे लागू कर रहे हैं वो सच्चे हिंदू नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है। यूसीसी हिंदुत्व, ईसाई और पारसी मान्यताओं के साथ साथ इस्लाम और सनातन धर्म के भी खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे चुनौती देंगे, यही हमारा एकमात्र उम्मीद है। करने दो ना यार, कुछ होने वाला नहीं। वो सब भी जानते हैं, ये जितने लोग कर रहे हैं ना, ये असली हिंदू नहीं है। इनको पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है। ये यूसीसी हिंदुत्व के भी खिलाफ है, क्रिश्चियनिज्म के भी खिलाफ है, पारसी के खिलाफ है, इस्लाम और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ है। तो जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी रूल स्टेट्स में एक के बाद एक स्टेट में यूसीसी करने तो बंगाल में भी यूसीसी बिल लागू। इससे पहले भी बहुत किया ना, क्या मर गए हम लोग? हम तो नहीं मरे ना, जिंदा है। ओके, तो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्चुअली उन लोगों का एक डिमांड। हम लोग वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वी आर चैलेंजिंग, उसके बाद देखते हैं। एक ही होप है हमारे पास। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीएसपी चीफ ने कहा है कि व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मायावती ने कहा है कि देश के करोड़ों दलितों के पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सदा काम किया है। कानूनी अधिकार के लिए वो किसी के सामने नहीं झुके। काशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया ताकि किसी भी दलित के ऊपर अन्याय हो तो उसकी लड़ाई जा सके। अदालत में मामला जाता है तो उसका निस्तारण होगा। मेरठ आदि की तरह सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने जीते जी अपनी काबिलियत, बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से तथा जातिवादी लोगों के साम दाम दंड भेद
आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वोट की अति महत्वपूर्ण ताकत सहित अनेकों संवैधानिक और मूलभूत कानूनी अधिकार दिलाए हैं, जिनका लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, ये भी इन्होंने कहा था, जिस पर अमल करते हुए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया है। इसके साथ ही बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर। देश के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश भर में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। दिल्ली में लगातार बारिश से जलभराव, पेड़ गिरने और भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। रोहिणी में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। गुजरात की सूरत में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन 6 और शव मिलने से बारिश से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से जल भराव और यातायात प्रभावित रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में सबसे कम 7 लोगों की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दोपहर लोक सेवक आवास पर सत्तारूढ़ एनडीए दल की बैठक बुलाई है। सीएम ने सभी सहयोगी दलों जैसे जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम के नेताओं को न्योता दिया। बैठक करीब 2 घंटे चलेगी। एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों के जिलाध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसी के साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री, एनडीए के प्रमुख नेता भी बैठक में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। इसको लेकर अब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एनडीए की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीयू सांसद नीतीश कुमार के शामिल होने पर कहा है कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एनडीए पर भरोसा किया है। आज उनकी उपस्थिति अन्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। बैठक का उद्देश्य है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे, बिहार के वर्तमान मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिशा में शुभ दिन है कि बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, एनडीए पर भरोसा किया। पद त्याग की मिसाल नीतीश कुमार जी ने कायम किया। तो आम कार्यकर्ताओं के बीच यह विमर्श का विषय बना कि नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया तो बिहार के भविष्य का क्या होगा। तो नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया था कि मैं हूं ना, तो आज उनकी उपस्थिति एक अन्य मार्ग में एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और 7 निश्चय 3 जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था, उस रोड मैप पर सरकार काम कर रही है। तो माननीय मंत्रीगण और जिला अध्यक्ष, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता ही, चाहे वह बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो,
वह उन्हीं की सक्रिय भूमिका रहती है, उन्हीं के आशीर्वाद से, स्नेह से सत्ता प्राप्त करते हैं। तो कार्यकर्ता और सरकार में संवाद और नेतृत्व का निर्देश और नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी का, ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को संबल देगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी तय होगी। मध्य प्रदेश की राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को पूछताछ के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। देर रात पुलिस पूछताछ के बाद छोड़े गए नाना पटवारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। इस दौरान नाना पटवारी ने स्वीकार किया है कि वो 3 साल पहले तक ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन रिहैब सेंटर में इलाज के बाद पिछले 3 सालों से पूरी तरह नशा मुक्त हैं। नाना पटवारी ने कहा है कि उनकी गलती केवल इतनी है कि वो जीतू पटवारी के भाई हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिन लोगों को पुलिस ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है, उनसे उनका किसी भी प्रकार का ड्रग्स संबंध लेन देन या बातचीत नहीं है। किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे ही है, बस वहाँ पे आके उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर इधर से उधर। क्या कुछ भी नहीं। मैं पूछता रहा उनसे कि क्या केस है, मेरे को बताओ। कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने। नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं। ब्राउन शुगर की बात आ रही है? कुछ भी नहीं। एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बस यही बोलते थे। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सब ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस बुला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है। आपका क्या? ये रात को उन्होंने जब जो सर थे उनसे बात हुई, जब उन्होंने मेरे को ये बोला। क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया? जिन नहीं, लोगों ने आपके नाम लिए? नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो क्या? उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है, नाम बताएंगे? इरफान और संजय कौशल। और ये जो साथ में एक सिंधी लड़का था, क्या नाम उसको? उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हैं उनको? उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने धुलवाने को पटक के आनी, तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ। उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ, लिया था। उनको भी हिरासत में? आप 2 लोग थे? हाँ। तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस यही। किसी गुजरात के भूरा बेंड का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरी कोई कनेक्शन था? नहीं। 1 आध महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चली थी उसने मेरी, उसके बाद छोड़ दिया था उसने। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। इसमें काली स्कॉर्पियो का भी? हाँ, अपने कार्य करता है, चुनाव में काम भी किया उन्होंने। हाँ, नाना भाई, काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र? हाँ, वो संजय कौशल की है। क्या वो आप चला रहे थे? आप? नहीं, मैं उस गाड़ी में था भी नहीं, वो संजय कौशल की है। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली है, वो उसका लुकआउट है। वो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध काफ़ी आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के कई शहरों में हाल ही में धमाके हुए। तेहरान ने दावा किया है कि उसके 8 जवानों की मौत हो गई है। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। इजराइल ने अमेरिका को इनपुट दिया था कि ईरान ने उनकी हत्या का प्लान बनाया है। ये भी माना जा रहा है कि इस खुफिया इंटेल की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर दोबारा अटैक किया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल ने वाशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है, जिससे पता चलता है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान बनाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंटेल का सहारा लेकर ट्रंप को दोबारा हमले के लिए उकसाया था। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो चुका था, लेकिन एक इनपुट ने दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू करवा दिया। इजराइल का इंटेल सही था या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इजरायली खुफिया जानकारी केवल ट्रंप को उकसाने का प्रयास थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।